नमस्कार, मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उपराष्ट्रपति के उस वक्तव्य से है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। इस स्थिति का विश्लेषण न्यायपालिका की स्थिति और कार्यपालिका की स्थिति को लेकर किया जाएगा और संविधान में न्यायपालिका की स्थिति क्या है और राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, जिसके कारण भारतीय संविधान में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जो संघीय संविधान के लिए अनिवार्य हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित एवं कठोर संविधान तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य चाहे कितना भी स्पष्ट तरीके से क्यों न किया जाए, कभी न कभी शक्तियों के विभाजन को लेकर केंद्र और राज्य के मध्य टकराव की स्थिति अवश्य उत्पन्न हो सकती है और इसी टकराव का समाधान करने के लिए संघीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान जिस न्यायपालिकीय संगठन की स्थापना करता है उसका स्वरूप स्वतंत्र एवं एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय है, जिसका मुख्य दायित्व संविधान की सुरक्षा करना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना है। संविधान के लागू होने के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और सुदृढ़ता प्रदान की और जनता के अधिकारों की सुरक्षा की, वैसी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र मजबूत और सुदृढ़ होकर आगे बढ़ा और जनता का विश्वास न्यायपालिका के प्रति हुआ और जनता न्यायपालिका की ओर उम्मीद की नजरों से देखने लगी कि यदि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो न्यायपालिका उसकी आवाज को सुनेगी और उसके अधिकारों की रक्षा करेगी। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा एक सप्ताह पूर्व राष्ट्रपति के लिए जो निर्देश दिया गया, उस निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की मंशा स्पष्ट कर देता है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर स्पष्ट कर दिया है कि यदि हम विधायिका और कार्यपालिका को कोई निर्देश दे तो उस निर्देश का मतलब ये नहीं है कि हम विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अर्जित करना चाहते हैं। न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारे पास कार्यों की अधिकता इतनी अधिक है कि मैं उन्हीं कार्यों को सही रूप में संपादित नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका के संवैधानिक दायित्वों का बोध कराना विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अर्जित करना नहीं है, बल्कि मैं अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करके विधायिका और कार्यपालिका को उसके संवैधानिक दायित्वों का बोध करा रहा हूं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का उद्देश्य अपने वर्चस्व या अपने प्रभुत्व की स्थापना करना नहीं है, लेकिन एक सप्ताह पहले उच्चतम न्यायालय ने यह वक्तव्य दिया कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर 3 माह के अंदर अपना निर्णय लेगा और उच्चतम न्यायालय का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देता है और उस टकराव के कारण अब यह प्रश्न खड़ा किया जाने लगा कि क्या न्यायपालिका का यह दृष्टिकोण अपने प्रभुत्व की स्थापना करना है, क्योंकि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति ने कल अपना वक्तव्य दिया और न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगाए, वैसी स्थिति में न्यायपालिका की मंशा अपने प्रभुत्व को लेकर है और जो आरोप लगाया गया उससे
संविधान की मूल भावना को क्षति पहुंचती है। इसलिए उपराष्ट्रपति ने आधारभूत ढांचे, न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति को समय सीमा में बांधना, ये जो आरोप लगाए गए हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि क्या कहीं न्यायपालिका अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाहती है। न्यायपालिका ने यह कहा कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति 3 माह के अंदर अपना निर्णय ले। जबकि उपराष्ट्रपति का विचार है इस संबंध में कि भारत का राष्ट्र संवैधानिक संरक्षक है और वह राष्ट्रपति के पद की शपथ संविधान के संरक्षण के रूप में लेता है। ऐसी स्थिति में उसको 3 माह की समय सीमा में बांधना उसकी सर्वोच्चता और उसके स्थिति पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरे तरफ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 99वें संविधान संशोधन द्वारा इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई और उस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित करके कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा यह आरोप लगाया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना करके न्यायपालिका कहीं अपने प्रभुत्व की स्थापना तो नहीं करना चाहता है। कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना इस स्थिति में होता है कि जब श्रीमती गांधी उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को बाईपास करके एएन राय को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को लगता है कि कार्यपालिका द्वारा उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है, इसलिए न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा। कॉलेजियम में न्यायाधीश के शामिल होने से न्यायाधीशों के सदस्य या न्यायपालिका के वर्चस्व की स्थापना होगी। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका द्वारा अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की पुनः स्थापना और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना कहीं न्यायपालिका के वर्चस्व या प्रभुत्व की स्थिति तो नहीं है। उपराष्ट्रपति ने यह भी विचार दिया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह स्पष्ट किया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संसद को जो संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है वह शक्ति असीमित न होकर बल्कि आधारभूत ढांचे से सीमित है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा अपरिभाषित है और जैसे जैसे मेरे समक्ष मामले आएंगे हम सब समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान के आधारभूत ढांचे को परिभाषित करूंगा। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को लेकर उपराष्ट्रपति का वक्तव्य था कि संविधान के आधारभूत ढांचे की व्याख्या करने का अधिकार अपने पास रखकर कहीं न्यायपालिका अपने प्रभुत्व या अपने वर्चस्व की स्थापना करना तो नहीं चाहता है। उपराष्ट्रपति द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्मा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप को लेकर न्यायपालिका का जो उदासीन दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के संबंध में न्यायपालिका ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की स्थिति संदेह या विवादास्पद दिखाई पड़ती है और यह विचार दिया गया और यह उपराष्ट्रपति द्वारा यह विचार दिया गया कि न्यायाधीश वर्मा के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप को लेकर 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है जबकि उसके ऊपर कोई अभी एफआईआर की कार्रवाई नहीं की गई है। इन सभी स्थितियों को लेकर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या
यह कार्यपालिका और न्यायपालिका का विवाद वर्चस्व का विवाद है, और इस वर्चस्व से या इस विवाद से का प्रभाव भारतीय लोकतंत्र पर क्या पड़ेगा। यदि हम संविधान सभा के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें तो संविधान सभा का दृष्टिकोण यह था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर अपने संवैधानिक कर्तव्य और दायित्वों का पालन करें। जबकि उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि मैं विधायिका और कार्यपालिका को जो निर्देश देता हूं, उस निर्देश का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अर्जित करना चाहता हूं, बल्कि मैं अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक दायित्वों का बोध कराता हूं, जिसके कारण संविधान के लक्ष्यों और मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में यह विवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, जबकि संविधान सभा का दृष्टिकोण था कि शासन के ये तीनों अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए उन मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करें जिन मूल्यों और आदर्शों को लेकर इस संविधान की रचना की गई है। और यदि शासन के ये तीनों अंग अपने अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हैं, तभी जाकर वास्तव में भारतीय लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित होगा, और विभिन्नताओं से भरे हुए देश में लोकतंत्र के मूल्य किस प्रकार सुरक्षित हैं, उसका प्रमाण विश्व को मिलेगा। तभी जाकर भारतीय लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। धन्यवाद।